नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आज आपको चाप लोच विधि को बहुत ही अच्छी तरीके से इसके अर्थ को, इसके सूत्र को, इसका सूत्र किस प्रकार निर्धारित किया जाता है ये समझाऊंगा। और अंत में दोस्तों मैं आपको एक संख्यात्मक उदाहरण के माध्यम से ये भी सिखाऊंगा कि किस प्रकार हम एक वस्तु या सेवा की मांग की कीमत लोच की गणना चाप विधि के द्वारा कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप चाप विधि को शून्य से स्टार्ट समझना चाहते हैं, जीरो से समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम जाया किए। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को पढ़ते हैं, इसके सूत्र को देखते हैं और फिर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो चाप लोच विधि, जिसे हम आर इलास्टिक मेथड के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है? तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात। जब एक वस्तु या सेवा की मांग की कीमत लोच की गणना मध्य बिंदु या औसत कीमत या औसत मात्रा के द्वारा ज्ञात की जाती है, तो इस विधि को हम चाप लोच विधि कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है दोस्तों, और इसका जो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, जिसे मैं अभी आपको समझाऊंगा। बस आप वीडियो अंत तक देखें। और दोस्तों, इससे पहले के मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं इसी टॉपिक्स में, और डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसके अर्थ को आपने पढ़ लिया। अब इसके अर्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है कि चाप क्या होती है। तो देखिए, इसको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। पहले इस लाइन को पढ़ते हैं, फिर आपको समझाता हूं। एक मांग वक्र पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे मैंने वस्तु की मात्रा को दर्शाया हुआ है, वाई एक्सिस पे वस्तु की कीमत को दर्शाया हुआ है, डी हमारा क्या है? मांग वक्र है। जब दोस्तों वस्तु की कीमत P थी तो क्वांटिटी बिक्री थी Q, जो कि A बिंदु दर्शा रहा है। जैसे ही वस्तु की कीमत OP से घट के OP1 हो गई, तो वस्तु की मांग मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो गई, जो कि बिंदु A से खिसक के कहां आ गया? C पे आ गया। ये जो A से लेकर C तक का जो पोर्शन है, ये जो A है और ये जो C है, ये जो घुमाव, ये जो पॉइंट आ रहा है, यही दोस्तों हमारी क्या है? चाप। यही हमारी क्या है? चाप। इसलिए इसको बोला जाता है चाप लोच विधि। तो आपको ये क्लियर हो गया कि चाप लोच विधि का अर्थ क्या होता है। दूसरी बात की चाप क्या होती है। अब दोस्तों देखिए, चाप लोच विधि को समझने के लिए आपको सबसे पहले मांग की कीमत लोच को समझना पड़ेगा, क्योंकि चाप लोच विधि किसकी गणना करती है? मांग की कीमत लोच की। तो मैं मान के चलता हूं कि आपको मांग की कीमत लोच के बारे में नहीं पता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट से आपको बताने में बिलीव करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच क्या होती है। बहुत ही सिंपल सी बात दोस्तों, मैंने आपको कई बार ये बता रखा है, इस पे डिटेल वीडियो भी बना रखे हैं, बट अभी यहाँ पे मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में ये समझाऊंगा कि आखिर मांग की लोच होती क्या है। तो देखिए, जब एक वस्तु की मांग में परिवर्तन आता है, अन्य बातें समान रहने पर, जिसे हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत को छोड़कर जितने भी अन्य कारक होते हैं उन्हें हम स्थिर मान लेते हैं। तभी यहाँ पे मैंने लिखा है अन्य बातें समान रहने पर, एक वस्तु की खुद की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप। तो देखिए, मांग की कीमत लोच का अर्थ है अन्य बातें समान रहने पर, जब एक वस्तु की कीमत के बढ़ने से उसकी मांग मात्रा घट जाती है तथा कीमत के घटने से उसकी मांग मात्रा बढ़ जाती है, तो उनके अनुपातिक दोस्त या प्रतिशत अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिशत अनुपात के माप को हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है। मान लीजिए कोई एक वस्तु है X, ठीक है, एक वस्तु X है।
अब देखिए इसकी पहली कीमत थी 10 रुपए, 10 से बढ़ के हो गई 12। 10 रुपए पे इसकी जो क्वांटिटी डिमांड थी ना, 10 में बिक्री थी 100, जैसे इसकी 2 रुपए कीमत और ज्यादा बढ़ी तो ये घट के रह गई 80। अब इसकी कैलकुलेशन करके हम जो ईडी की वैल्यू निकालेंगे उसे ही हम क्या कहेंगे, मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अन्य बातें समान रहती है, यानी जो गैर कीमत कारक होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और वस्तु की खुद की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन आता है उसके प्रतिशत अनुपात को, ऊपर रहती है मांग, नीचे रहती है कीमत, उनके प्रतिशत अनुपात के माप को हम क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि मांग की कीमत लोच क्या होती है। अब दोस्तों, मांग की कीमत लोच की गणना करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि हमारे सिलेबस में 5 दे रखे हैं फर्स्ट ईयर में। तो उन विधियों को समझते हैं पहले कि कौन कौन सी विधियां हैं। तो देखिए, अगर हम इसके मेथड्स की बात करें तो हमारे सिलेबस में 5 विधियां हैं, और 12th क्लास में हमें ये 3 विधि दे रखी है, शायद 2 है या फिर 3 है। जिसमें से सबसे पहली विधि आती है हमारी प्रतिशत विधि, जिसे हम अनुपातिक विधि भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे परसेंटेज मेथड कहते हैं। इसमें मैं वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है हमारी कुल व्यय विधि। इस पे भी मैंने वीडियो बना दी है और मैंने न्यूमेरिकल्स भी इन पे सॉल्व कर रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आती है हमारी बिंदु विधि, जिसे हम 12th क्लास में ज्यामिति विधि के नाम से जानते हैं, बिंदु विधि। इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये तीनों मेथड मैं आपको पढ़ा चुका हूं अपने चैनल पे, बट ये जो चौथा मेथड है हमारा, जिसे हम कहते हैं चाप लोच विधि, जिसे अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, चापलोच विधि। और 5वां जो मेथड है हमारा, जिसे हम आगम विधि के नाम से जानते हैं, जिसे रेवेन्यू आर्क इलास्टिक मेथड के नाम से जानते हैं, ये अगली वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो दोस्तों, ये तीनों मैं पढ़ा चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी आपको ये पढ़ाना है मुझे कि चापलोच विधि क्या होती है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल, चापलोच विधि का काम क्या है, मांग की कीमत लोच की गणना करना। मांग की कीमत लोच की गणना करना। और मांग की कीमत लोच कब उत्पन्न होती है, जब एक वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण या घटने के कारण। अब देखिए, ये जो चापलोच विधि होती है ना, ये जो कीमत में जो परिवर्तन आता है, ठीक है, जो कीमत में परिवर्तन आता है, तो ये औसत कीमत और औसत कीमत और औसत मात्रा या फिर मध्य बिंदु के माध्यम से गणना करता है। इसे ही मैं अभी जब फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो मैं इसको रफ कर देता हूं और अब मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाता हूं। क्योंकि दोस्तों, चापलोच विधि में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हम एक वस्तु की मांग की कीमत लोच की गणना औसत मात्रा के द्वारा करते हैं। औसत कीमत, औसत मात्रा को हम मध्य बिंदु भी कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम मिटा देते हैं, फिर आपको ड्राइव करके दिखाता हूं मैं फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाएगा। तो देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं हमारे पास जो प्रतिशत विधि होती है, उसका फॉर्मूला होता है हमारा कि ईडी इक्वल टू होता है माइनस क्यों आता है, आप जानते हैं, क्योंकि एक वस्तु और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच में विपरीत संबंध होता है। कीमत बढ़ती है, मांग घटती है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, क्लियर है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से हम कैसे इस फॉर्मूले को बना सकते हैं, इसको समझने के लिए हमें एक बात को समझना है कि हम कभी भी, देखिए, प्रतिशत विधि में हम वस्तु की पुरानी कीमत यानी प्रारंभिक कीमत और प्रारंभिक मात्रा को लेते हैं, परंतु चापलोच विधि में हम औसत कीमत और औसत मात्रा को लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ही हम ये देख लेंगे, बिकॉज P की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल, P1 प्लस P डिवाइडेड बाई Q। बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें प्रारंभिक कीमत नहीं चाहिए,
हमें उसकी औसत कीमत चाहिए। क्या चाहिए? औसत कीमत चाहिए। औसत कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई नई कीमत और पुरानी कीमत को दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो हमें औसत कीमत मिल जाएगी। ठीक ऐसे ही हमें औसत मात्रा भी चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे? नई मांग मात्रा प्लस पुरानी मांग मात्रा को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया मैंने ये दोनों क्यों किया, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि औसत कीमत और औसत मात्रा, और औसत कीमत औसत मात्रा को निकालने का तरीका क्या है कि नई कीमत पुरानी कीमत दोनों को जोड़ो, 2 से भाग करो, औसत निकल आएगा, एवरेज निकल आएगा। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम कैसे इसके फॉर्मूले का ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ईडी। ईडी लिख लेंगे, माइनस का फॉर्मूला लिख लेंगे और लिखेंगे मांग मात्रा में परिवर्तन, मांग मात्रा में परिवर्तन बटे हम लिखेंगे औसत मांग मात्रा। औसत मांग मात्रा बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या लिखेंगे भाई? औसत मात्रा में परिवर्तन यानी मांग मात्रा में परिवर्तन बटे औसत मांग मात्रा। क्लियर है? अब डिवाइड कर देंगे कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन बटे औसत कीमत, ऐसे लिख लेंगे। तो पहली बात हमने क्या किया, हम इस सूत्र के निर्माण की रूपरेखा खींच रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने प्रतिशत विधि का फॉर्मूला लिखा। इस पी को हम पहले ही जानते हैं कि इसमें तो प्रारंभिक ली जाती है, और जबकि इस वाले चाप लोच विधि में हमें औसत को लेना होता है। तो औसत के लिए हमने इस पी को क्या कर दिया, P1 प्लस Q ये कर दिया, यानी हम पी की जगह पे ये वैल्यू रख सकते हैं। अब जरा देखिए आपने क्या लिखना है। अब इस जो मैंने शब्दों में लिखा है इसे हम सिंबल्स में उतार लेते हैं। मांग मात्रा में परिवर्तन को हम किससे दिखाते हैं? डेल्टा क्यू से। और औसत मांग मात्रा अभी मैंने क्या लिखा, Q1 प्लस Q डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पे ये चीज चाहिए, औसत चाहिए, हमें क्यों नहीं चाहिए, हमें औसत चाहिए। तो मैंने इसको लिख लिया, डिवाइड डाला मैंने, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अभी देखना ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। फिर हमने क्या किया, डेल्टा पी, क्योंकि कीमत में परिवर्तन का मतलब होता है डेल्टा पी, तो हमने डेल्टा पी लिख लिया भाई, बहुत ही सिंपल सी बात। और औसत कीमत को हम कैसे लिख लेंगे, P1 प्लस पी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? यहां तक भी आपको बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात, हमने यहाँ पे ईडी लिखा, माइनस लिखा और डेल्टा क्यू लिख दिया और Q1 प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया। अब जैसे ही मैं इस इन डिवाइड को इनटू में चेंज करूंगा तो P1 प्लस P तो ऊपर चला जाएगा, P1 प्लस P तो ऊपर चला जाएगा, और ये जो डेल्टा P है ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है? अब इससे क्या होगा कि ये देखिए नीचे ये ऊपर है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया, यहां पे आप देख लीजिए कि ईडी इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन नीचे क्या बच गया, Q1 प्लस Q, क्योंकि ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया है, प्लस इनटू हम क्या करेंगे ऊपर रह गया यहां पे P1 प्लस P और नीचे रह गया डेल्टा P। क्लियर है? अब अभी तक तो ये वाला इस फॉर्म में आया नहीं, तो क्या करना है अगले स्टेप में, बहुत ही ज्यादा सिंपल दोस्तों। आप ये बात जानते हैं, प्रतिशत विधि में ये चीज मैंने समझा रखी है कि ये जो डेल्टा क्यू होता है एग्जैक्टली ये क्या होता है, नई मांग मात्रा में से यदि हम प्रारंभिक यानी पुरानी मांग मात्रा को घटाते हैं तब हमें डेल्टा क्यू मिलता है। ऐसे ही अगर हम डेल्टा पी की बात करते हैं तो
हम नई कीमत में से पुरानी को घटाते हैं तो ये, यानी हम डेल्टा क्यू की जगह पे ये लिख लेंगे और डेल्टा पी की जगह पे ये चीज लिख लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है कि डेल्टा क्यू की जगह पे हम क्या लिख लेंगे भाई, सिंपल सी बात, Q1 माइनस क्यू, देख रहे हैं आप, Q1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्या है, Q1 प्लस क्यू, यहां तक भी आपका सही आ गया, इनटू डाला और P1 प्लस P, डेल्टा P की जगह पे आप लिख देंगे P1 माइनस P। तो देखिए ये सेम फॉर्मूला आपके सामने आ गया। तो इस तरीके से हम डराइव करते हैं फॉर्मूले को, प्रतिशत विधि के फॉर्मूले से हम मांग लोच विधि, चाप लोच विधि से हम इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा और फिर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। कि मान लीजिए आइसक्रीम की कीमत 4 रुपए है, मान लीजिए आइसक्रीम की कीमत क्या है, पहले 4 रुपए है और आइसक्रीम की मांग 1 रुपए है। तो भैया हमारी पहली वाली कीमत है जिसे हम P कहेंगे जो कि 4 है, और 4 रुपए पे हमारी मात्रा है 1 जिसे हम Q कहेंगे। तो ये प्रारंभिक कीमत है, ये प्रारंभिक मात्रा है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल। अगर हम इस डायग्राम में इसे दिखाएं तो देखिए 4 रुपए की कीमत होने पर, P 4 होने पर मांग मात्रा है हमारी 1। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी बात। अब जब कीमत कम होकर 2 रुपए हो जाती है, ये हमारी नई कीमत है जिसे हम P1 से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, P1 से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। हो जाती है तो आइसक्रीम की मांग 4 हो जाती है जो कि हमारी क्या है, Q1। देखिए ये हमारी पुरानी कीमत है, ये हमारी पुरानी मात्रा है। जैसी कीमत में परिवर्तन आया तो ये हमारी नई कीमत है और ये नई मात्रा है। तो नई कीमत और नई मात्रा जैसे P1 और Q1 दिखाने के लिए, देखिए P1 हमारा कितना हो गया, नई कीमत हमारी हो गई 2 और नई मांग मात्रा हमारी 1 से बढ़ के कितनी हो गई दोस्तों, 4। तो हम इस चीज को डायग्राम में भी दिखा सकते हैं और इस फॉर्मूले के माध्यम से हम इसकी मांग की कीमत लोच की गणना कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, अब मैं इसको सॉल्यूशन सॉल्व करूं तो कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं अपनी वैल्यू लिख लूंगा। इस फॉर्मूले में हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें चाहिए P जो कि पुरानी कीमत है जो कि है 4, फिर हमें चाहिए नई कीमत जो कि हमारे पास कितनी है, 2 रुपए। क्लियर, तो आपने देखा कि पुरानी कीमत और नई कीमत दोनों लिख दी। अब हमें पुरानी मात्रा कितनी है हमारे पास, भाई 4 पे कितनी बिक रही थी, 1 इकाई। क्या बिक रही थी दोस्तों, 1 इकाई। आप रुपए और इकाई लिखना ना भूलें क्वेश्चन में। और हमारी नई मांग मात्रा कितनी हो गई, 4, तो ये हो गई हमारी इकाई। तो देखिए हमें P, P1, Q, Q1 मैंने चारों वैल्यू रख दी। अब मैंने फॉर्मूला लगाया कि ED इक्वल टू होता है माइनस, अब देखिए फॉर्मूला Q1 माइनस Q, Q1 माइनस Q का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से डेल्टा Q हो गया, एक तरीके से क्या हो गया, डेल्टा Q हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, P1 प्लस Q, Q1 प्लस Q, यानी जो हमारी मांग मात्रा है उसका हमने औसत ले लिया। क्लियर है वाली बात, इनटू डालेंगे, ये हो गया हमारा P1 प्लस P यानी कीमत की औसत, क्योंकि औसत की बात कर रहे हैं, ये बात आपने याद रखनी है। और यहां पे देखिए P1 माइनस P का मतलब हो गया कीमत में परिवर्तन। तो बस आपने इससे वैल्यू पुट करनी है। देखिए कैसे करेंगे, माइनस फॉर्मूले का डाला, भाई हमारे पास Q1 की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस लिखा, Q कितना है 1, तो हमने 4 में से 1 घटा दिया। नीचे क्या है, सिंपल सी बात, हमें नीचे दे रखा है Q1, तो Q1 हमारे पास 4 है, फिर हमें प्लस डालना है और हमें Q कितना दे रखा है 1, हमने ऊपर लिखा 4 माइनस 1, नीचे लिखा 4 प्लस 1, इंटू का साइन डाला, भाई इंटू का साइन डाला। पुरानी नई कीमत कितनी है भाई 2, नई कीमत कितनी है 2, प्लस पुरानी कीमत जोड़ेंगे उसमें। क्लियर, पुरानी कीमत हमने जोड़ दी जो कि 4 है। अब हमने क्या करना है, नई कीमत में से, जो कि नई कीमत कितनी है 2,
पुरानी कीमत घटानी है जो कि है 4। अब कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। इसका स्टेप मैं यहां कर रहा हूं। फिर हमने क्या लिखा, ईडी लिखा, माइनस का साइन डाला। बहुत ही सिंपल सी बात। ये 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। बहुत ही सिंपल। ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 5, इंटू डाला हमने, सिंपल। ये कितना हो गया हमारा 6, कितना हो गया हमारा 6, 2 में 4 जोड़े 6। अब ये 2 में से माइनस के 4 जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 2 में से माइनस के 4 जा रहे हैं, 4 में से 2 नहीं जा रहे, 2 में से माइनस के 4 जा रहे हैं, तो ये माइनस के 2 आएगा। ये क्या आ गया, माइनस के 2। अब कुछ कट रहा है क्या, आप देख पा रहे हैं कुछ कटता हुआ नहीं कट रहा है, बट ऊपर नीचे कट रहा है। देखो 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये कट गया हमारा। 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब जरा यहाँ पे देखिए, ये माइनस ने इस माइनस को उड़ा दिया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ईडी इक्वल टू 3 3 जा क्या हो गया 9, और 5 1 जा क्या हो गया 5। क्लियर है। अगर मैं अब इसको भाग देता हूं तो मेरी जो वैल्यू आएगी 5 एकम 5। अगर मैं यहाँ पे भाग देता हूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 9, 5 एकम 5, एकम 5, यहां आ गया 4। ठीक है, मैंने पॉइंट लगाया और 0 उतारा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे क्या आ गया 40, अट्ठे 40, तो ये आ गया हमारा 1.8। क्या आ गया हमारा 1.8। तो बहुत ही सिंपल, 5 एकम 5। आप चाहो तो ऐसे ही लिख लें, आप चाहो तो इसके आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई हमारा जो शेषफल आया है, शेषफल तो आया ही नहीं है। अगर मैं, चलिए यहीं तक हमारा आंसर ठीक है। आप चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज मुझे एक बारी कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।